हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे आज हम प्रीवियस ईयर पेपर। कल हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे के अब हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2016 का ईयर का पेपर है, फरवरी का। चलिए, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अब कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन हो गए थे हमारा। आज हमारा क्वेश्चन है 46। ओके, हाँ जी। तो 46 क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 मिलीमीटर इज 100 ऑफ 1 लीटर। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का सप्तांश है। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। 1 लाख बराबर है 100,000 के। 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। या फिर 1 सेंटीमीटर इज 100 ऑफ 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का सप्तांश है। बताइए क्या होगा। बोला है इज नॉट। ओके, नॉट करेक्ट बोला है। देखिए, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का सप्तांश होता है, सही बात है। फिर बोला गया है कि 1 लाख बराबर है 100,000 के। जी हाँ। फिर बोला है 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। बिल्कुल सही बात है। मगर 1 लाख बराबर क्या बोला है 1 लीटर का सप्तांश है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 47 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बोल रहे हैं cubical box is 13 centimeter long, 11 centimeter broad and 9 centimeter high, or cubical box his side 12 centimeter. Tanu wants to pack 3060 cubes of side 1 centimeter in these boxes. The number of the cubes left unpacked in these boxes is 45, 15, 28, 30. हिंदी में बताती हूँ। एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, एक घनाभाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर। तनु इस बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगी क्या होगी। देखिए, जो जो हमको बोला गया हम वो हमेशा की तरह लेते हैं। हमको बोला है घनाभाकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, यही बोला गया है। तो हम निकाल देंगे, संख्या बराबर हम लिखेंगे। चलिए, ठीक है, संख्या हमको दी होगी, हमने बराबर का निशान लगा दिया। घनाभाकार बक्से का आयतन हमको कितना दिया हो गया है 13, 11, 9। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना दिया हुआ है 1, 1, 1। ठीक है, फिर बोल रहे हैं, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। 13, 11, 9 का इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा 11 इंटू 9 99 एंड 13 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1287। ठीक है, और नीचे करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। तो आप रखिए, चाहे अदरवाइज मत रखिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि उन घरों की संख्या जो इनके पैक में नहीं हो। तो फिर आगे कितना बोला है, एक घनाभाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला, एक घनाभाकार बक्से की संख्या सेंटीमीटर। तो फिर हम निकाल दिया, तो सबका निकालेंगे हम फिर से 12, 12, 12। 1 इंटू 1 इंटू 1 इजिकल टू, अब कर दीजिए 12 का इंटू कीजिए, 12 का इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। ओके, फिर बोला है तब उन घनों की संख्या जो पैक नहीं हो पाएंगे उनकी पूछी गई है। तो हमें जितना निकल आया हम उसमें से कर देंगे, कितना दिया 3060। ठीक है, 3060 माइनस पहले कितना आया था हमारा 1287, यही आया था ना 1287। फिर कितना आया हमारा 12 बक्सों का 1728। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे 3060 माइनस 7 और 8 कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना होगा 7
10 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 5, एंड 5 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 4 5। तो आंसर आपका आ गया आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा 48 क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 48 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर respectively. The side of a square is 2/3 the length of the rectangle. The sum of their areas in square centimeter is. किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में योग बताइए कितना होगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो हमें लंबाई दी रखी है 48 और चौड़ाई दे रखी है हमें 21। इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1008, यही हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमको क्या बोला है कि किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। कितनी है 2/3 इसकी वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा। फिर हमने किया 2/3 इंटू आयत की लंबाई, वही बोला गया। ठीक है, फिर कर देंगे 2/3, आयत की लंबाई हमें कितनी दी गई थी 48, 3 से कट कर दीजिए 1 एंड 6 टाइम। फिर 16 एंड 2 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। फिर हमको बोला गया है इनके क्षेत्रफल वर्ग में निकालिए योग कितना होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं, इसको हटा देते हैं, हमें पता लग गया कि क्या क्या है। अभी हम लिख देंगे साइड से। हाँ जी, इसको हमने रफ कर दिया। हमको पता लग गया था कि आयत का क्षेत्रफल कितना था 1008 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमको पता लग गया था कि वर्ग की भुजा कितनी थी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। अब हमसे बोला गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो और बराबर भुजा का वर्ग, यही बोला गया है। योग पूछा है। ठीक है, अब हमें पे ये आ गया था हमारे पास, क्या था ये वर्ग की भुजा। अब निकाल रहे हैं इसको, है तो कितना इसको करके जो 32 इंटू 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1024 वर्ग सेंटीमीटर। पहले हमारे पास क्या था वर्ग सेंटीमीटर 1008 ये था। फिर क्या बोला योग बोला ना, प्लस का निशान लगा देंगे, फिर 1024 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2032। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, देखिए कौन सा मिल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा। 49 क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट 672 इंटू 36 इंटू 25 इक्वल्स, गुणनफल 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर हैं। किसके बराबर हैं? ऑप्शन हैं द नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 वीक, एक सप्ताह में सैकड़ों की संख्या के, द नंबर्स ऑफ मिनट्स इन 7 वीक्स, 7 सप्ताहों में मिनटों की संख्या, द नंबर ऑफ आवर्स इन 60 डेज, 60 दिनों में घंटों की संख्या, द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 5 डेज, 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या। क्या होगा बताइए। सॉरी,
देखिए इसमें ना सिंपल सी चीज़ है, आपको बोला गया कि गुणनफल आपने फटाफट निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई इनका करना है, तो 7 × 2 × 3 × 2, तो मतलब ऐसी प्रोसेस करनी है। फिर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, है ना। और एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या कितनी होती है ये भी आपको पता होगा कि कितनी होती है। तो बस एक दिन में सेकंडों की संख्या पूछी थी, 24 घंटे × 60 मिनट्स × 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 50 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, देखिए, when fresh fish is dried, it becomes 1/3 its weight. Savvy bought 2709 kg of fresh fishes at the rate of ₹27 per kg, and when dried, she sold them at ₹97.5 per kg. She earned in all. जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 kg ताज़ा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात ₹97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ हुआ कितना हुआ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बोला गया है कि 2709 किलोग्राम ताज़ा मछलियों का क्रय मूल्य बोला गया है, तो बस हम निकाल देंगे जो हमसे बोला गया 2709 × 27। ओके, इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73143 रुपीज़। ओके, फिर बोला गया कि सुखाने के पश्चात कितना, क्या बोला है, 1/3, यही बोला गया ना। ये देखिए 1/3 रह जाता है सुखाने के बाद, तो कितना लिख लीजिए, 1/7 इंटू किसका, 2709 का। इसको कट करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 903 kg। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोला गया है, क्या बोला गया कि 903 किलोग्राम सूखी मछलियों का विक्रय मूल्य बोला गया, सूखने के पश्चात, है ना। सूखी मछलियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे, निकाल लीजिए 9, इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब आगे प्रोसेस करते हैं। हाँ जी, बोला गया है कि 903 इंटू विक्रय मूल्य निकालें 975, ओके, 0.5 है। फिर इनका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सूखी मछलियों का विक्रय मूल्य, 88,042.5 रुपये। ठीक है, मगर उसके बाद क्या बोले, उसका कुल लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ ये आपको बताना है। तो आपने निकाल देना, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य हमें कितना निकाला है, 88,042.5, और हमारा क्रय मूल्य कितना आया था, पहले ऊपर रिव्यू ने निकाला था, तो ताज़ा मछलियों का, तो कितना आया था, 73143, यही आया था। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,899.5 रुपये। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, 14,899.5, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी हाँ, 51 क्वेश्चन है। जूही ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर बाय बाईसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर बाय स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 50 सेंटीमीटर बाय कार एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम इन मिनट्स टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस वॉज। जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में था। ठीक है, तो आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है हमारा
फॉर्मूला क्या होता है बताइए? समय बराबर दूरी बटे चाल, ये चाल बराबर दूरी बटे चाल समय, ठीक है। अब बाईसाइकिल द्वारा लिया गया समय कितना था? 16 और 15 किलोमीटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16/15 किलोमीटर घंटा था ना, इंटू 60। ओके, इनको कट करिए तो कितना आ जाएगा? $64 मिनट आ जाएगा। ओके, 64 मिनट्स आ गया। फिर बोला गया है क्या? स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर 50, तो इसका भी निकाल दीजिए। 20/50 इंटू 60, इसको कट कर दीजिए, इसको इससे कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 मिनट। ओके, फिर बोला गया कि कार द्वारा, ये देखिए कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर, तो कार द्वारा निकाल दीजिए। कार द्वारा कितनी है? 50/60 इंटू 60, कट कर दीजिए, 1 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50 मिनट्स हो जाएगा। फिर क्या, आप इन सबको ऐड कर दीजिए, मिनटों में बता, मिनटों में हमने सबका निकाल दीजिए। फिर 64 + 24 + 50, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 448 एंड 628 और 85 कितना हो जाएगा? 138 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइट आंसर। ओके, 138। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 52 क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब्ड टू अंडरस्टैंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ नंबर। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन, या फिर सेकेंड प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, थर्ड मल्टीप्लिकेशन गुणा, फोर्थ एडिशन योग। किस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए? देखिए डेसिमल नंबर के बारे में बोल रहा है, मतलब एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए पूर्व जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है। वो क्या होता है? हमारा स्थानीय मान होता है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 53 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अर्थमेटिक अंकगणित की 4 मूलभूत प्रक्रियाएं हैं। फर्स्ट है कैलकुलेशन, कंप्यूटेशंस, कंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मिंग इक्वेशन, मतलब परिकलन, संगणन, रचना करना और समीकरण बनाना। सेकेंड है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेगुलर शेप, योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना। थर्ड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, योग, व्यवकलन करना, गुणा करना, भाग करना। एंड फोर्थ है एडिशन, डिवीजन, फाइंडिंग पेरीमीटर एंड एरिया, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए अंकगणित की बात हो रही है, तो हम जब अंकगणित पढ़ते हैं तो हमें उससे प्लस सिखाया जाता है, माइनस के बारे में सिखाया जाता है, डिवाइड के बारे में सिखाया जाता है, इनटू के बारे में सिखाया जाता है ना। तो ये चीज़ हमारे लिए अंकगणित में मेन होते हैं, यही होता है ना हमारे अर्थमेटिक में। तो जहाँ ये दिख रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 54 क्वेश्चन को मैं आप स्क्रीन पे देखिए, अच्छे से लगा दिया। हाँ जी, बोल रहा है कि अ टीचर टीचिंग्स एडिशंस टू क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास के लिए? सेकेंड क्लास के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू फॉलो। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? जोड़ सिखा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त, कौन सी सबसे अच्छा उपयोगी है? ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस। वर्ड प्रॉब्लम शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। सेकेंड है एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू
प्रॉब्लम्स, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड है वर्ड प्रॉब्लम शुड बी डन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, शाब्दिक प्रश्नों को अभ्यास के अंत में कराया जाना चाहिए। फोर्थ है वर्ड प्रॉब्लम शुड नॉट बी डन इन क्लास सेकेंड, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। देखिए ऐसा तो नहीं है कि कक्षा 2 का छात्र है तो हम उसको शाब्दिक अर्थ नहीं कराएंगे, है ना, ये तो गलत ही हो गया आपका ऑप्शन। फिर बोल रहे हैं कि शाब्दिक प्रश्नों के अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों की उनको लास्ट में करवाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। फिर बोल रहा है कि योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ये लग रहा है कुछ कुछ फर्स्ट देख लेते हैं। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वर्ड प्रॉब्लम शुड बी यूज्ड ओनली, देखिए ओनली वर्ड आ गए तो ये भी नहीं होगा, केवल मूल्यांकन के लिए नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंकगणित की 4 योग जोड़ को शाब्दिक रूप से देखा जाना चाहिए, ठीक है। कक्षा द्वितीय के विद्यार्थियों के योग जोड़ सिखाने हेतु एक शिक्षक के लिए शाब्दिक उपयोग युक्ति क्या होगी? जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये लीजिए 55 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया। हाँ जी, a teacher of class second gives the following words problem on additions to students to solve. A basket contains 5 apples and 7 more apples are added to it. How many apples are now there in the basket? This type of word problem belongs to which of the following models categories? मतलब कक्षा द्वितीय के एक शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। उन्होंने कहा कि एक टोकरी में 5 सेब है, कितने सेब हैं? 5 सेब हैं, एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाएं, मतलब ऐड कर दिए जाएं। 5 थे उसमें 7 और कर दिए गए, तो अब टोकरी में कितने सेब है, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। फिर बोल रहे हैं कि इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये आपके पास हमने 5 सेब बना दिए, फिर हमने कहा कि ये और 7 सेब आप रख लीजिए, तो हम आपको क्या सिखा रहे हैं ये पूछा गया है। हम आपको सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना सिखा रहे हैं? नहीं, हम आपको जोड़ना सिखा रहे हैं, है ना, समुच्चयन करना सिखा रहे हैं। फिर आपको बोल रहे हैं रिपीटेड एडिशन, योग की प्रवृत्तियाँ सिखा रहे हैं, पुनरावृत्ति सिखा रहे हैं, मतलब ऐसे एक से एक को कर दिया फिर आपको फिर से दे दिया, या फिर एग्रीगेशन समुच्चयन करना सिखा रहे हैं, या ऑगमेंटेशंस मतलब संवर्धन करना सिखा रहे हैं। क्या करना सिखा रहे हैं? हम आपको जोड़ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? जोड़। इंटरेस्टिंग वे में आपको कहीं ना कहीं एक साथ रखने की कोशिश सिखा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेग्रीगेशन नहीं होता है, ओके, नहीं ये सेकेंड आपका होता है, नहीं फोर्थ होता है। हम किसी चीज़ की योग की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करा सकते, हम बच्चा बोर हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन है, एरर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज, गणित की में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। सही बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट है फॉल्स एज एरर इंडिकेट केयरलेसनेस, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी कि जो बच्चे त्रुटियां करते हैं वो लापरवाही दर्शाते हैं, जी नहीं। ट्रू एज दी गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिक कॉन्सेप्ट, आप देखिए आप समझ, ठीक है। बोल रहा है कि सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। थर्ड है आपका ट्रू एज दे गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर मार्क्स, सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। फोर्थ है फॉल्स एज देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर्स इन मैथमेटिक्स, गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई स्थान नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं, हम कुछ ना कुछ अगर गलतियां करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं दिन पर दिन, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। फिर बोला सही क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई अगर बच्चा फेल हो गया तो उनके बारे में पता चल गया अब तुम आगे कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। फीडबैक क्या मतलब होता है?
हाँ, एक अच्छा फीडबैक देना, बुरा किसी को बताया जाता है कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं आ रही है, तो बच्चा उसमें सही करने की कोशिश करता है। ये नहीं कि बच्चा अगर गलतियाँ कर रहा है तो वो सही ही है ना। उसको हम बताएंगे कि अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो उसको इस तरीके से सही किया जाए। सही क्या होती है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। जब बच्चे गलतियाँ करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे सीख रहे हैं, है ना। बच्चे गलतियाँ करके कुछ सीखते हैं। जब बच्चा कुछ करेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM इज द बेस्ट सुटेड टू एक्सप्लेन 110 इज ग्रेटर दैन 100 टू क्लास 4th स्टूडेंट्स। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयोग थी? संख्या चार्ट, गिनतारा, एबेकस, या फिर 10x10 वर्गीकरण ग्रिड, या फिर डाइस ब्लॉक। क्या होगा बताइए। देखिए, जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो गिनतारे की मदद से हम ऐसे सिखाते हैं, और इसमें जो क्या कहते हैं स्क्वायर ग्रिड होता है उसमें इस टाइप से बना होता है ना, फिर आपको पता चलता है। और डाउन सिंड्रोम में भी कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है। तो बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? चौथी कक्षा का क्लास का स्टूडेंट है, उसको आप किस प्रकार से सिखाएंगे? संख्या चार्ट की मदद से सिखाएंगे। ठीक है, आप उस पर चार्ट पर बनाकर लेके आएंगे काफ़ी सारी चीज़ें, और उसको सिखाएंगे कि बेटा ये 5 होता है, फिर इसका ऐसे कर देंगे तो अब सिखाएंगे 10, तो बच्चे को उसको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, मिस कर दिया गया कोई क्वेश्चन, एक सेकेंड चेक कर। नहीं, 58 क्वेश्चन होगा। हाँ जी, ठीक है। $58 क्वेश्चन है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर कंपैरिजंस ऑफ साइज एरियाज ऑफ 2 or more 2-dimensional ऑब्जेक्ट्स? 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? स्टिमुलेशंस मतलब आकलन, ऑब्जर्वेशन प्रक्षेपण, सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण, यूजिंग नॉन स्टैंड यूनिट्स अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। क्या होगा? दो या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं को मापों की तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या चीज़ होगी? एक, जैसे कि हमने बच्चे को दिखाया कि ये एक गिलास है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, और एक गिलास में हमने इस प्रकार से इतना ही पानी भरा, मगर बच्चे को ये पानी ज़्यादा लग रहा है। तो ये बच्चे को क्या सिखा रहे हैं बताइए? ये दो अलग अलग टाइप से बना दीजिए, तो फिर बताइए कि बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं। हम उसको ऑब्जर्वेशन सिखा रहे हैं। क्या कहते हैं? हम उसको सिखा रहे हैं कि बच्चा 2 वस्तुओं के बीच में ऑब्जर्व करना सीख जाए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। हम उसे आकलन करना नहीं सिखा रहे हैं, हम उसे अध्यारोपण करना नहीं सिखा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि इसमें इतना है तो फिर इसमें कितना होगा, है ना। हम उसे ऑब्जर्व करने के लिए बता रहे हैं कि 2 या उससे 2 विमाओं वाली वस्तुओं को अगर मापना है तो बच्चा किस प्रकार से माप सकता है। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके चीज़ें सीख जाते हैं, है ना। चलिए, हाँ जी, 59 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स पजल्स एट प्राइमरी लेवल हेल्प इन। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। थर्ड है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। क्या होगा आंसर? देखिए, हम जब बच्चों को में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बच्चों को पहेलियाँ सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो हम बच्चों के अंदर क्या कर रहे होते हैं? हाँ ठीक है, हम बच्चों के अंदर क्या कहते हैं, एक फ़न प्रोवाइड करा रहे होते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जगा रहे होते हैं, मगर हम सबसे मेन काम क्या करते हैं?
हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, अब बच्चों को हम गणित की पहेलियाँ बता रहे हैं, तो हमने उसको ज़्यादातर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ऐसे करके एक बॉक्स बनकर आता है, उसमें ऐसे करके बना होता है, फिर इसमें आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये जो पजल सॉल्विंग है, इससे हम बच्चों को क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चों को समस्या सुलझाने के कौशलों में प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। मतलब बच्चे कितनी ईजिली वे में चीज़ों को सीख जाएंगे, है ना। टेस्टिंग नहीं करते कि भाई बच्चों को प्रॉब्लम स्किल में बेहतर कर दे, कि समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में बच्चों को कहें कि आप ही करिए, है ना। उनको प्रोत्साहित कर दे कि आप ये कर सकते हो, आप करके देखो। यही चीज़ करते हैं ना जब भी हम गणित की चीज़ सिखाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, किसी भी चीज़ हम बच्चे को ये नहीं कहते थे कि नहीं ये होशियार है तो यही करेगा, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट पूछा था तो यही है थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे। मैथमेटिकली कम्युनिकेशंस रिफर्स टू गणितीय संरचना उल्लेख करता है, क्या करता है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, स्किल टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकली क्यूज, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, एंड थर्ड है एबिलिटी टू स्पीक इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, फोर्थ है एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकली थिंकिंग, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। कौन सा होगा, गणितीय संरचना का उल्लेख करता है, ये बोला गया है। मैथमेटिक कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। भाई अभी ये किसकी बात कर रहा है, कम्युनिकेशन रिफर्ट्स की बात कर रहा है, तो क्या होगा, सीधी सी बात है। हम जब भी किसी चीज़ को करते हैं हम उसकी एबिलिटी देखते हैं, उसको देखते हैं कि वो अच्छे से कर पाएगा, संगठित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं ना, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वो सामने वाला बंदा हमारी बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो हमारे काम में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखते हैं ना। ऐसा नहीं कि गणित में कच्चा कच में बोलने की क्षमता ही देखने लग जाते हैं कि गणित में चलो स्क्वायर का ये बताओ, वो बताओ, फॉर्मूले सुनाओ, ये चीज़ें नहीं करते ना। फिर या फिर प्रश्नोत्तरी भाग लेने का कौशल, हमने भाई भाग लेने के लिए टिप्स कर दिए हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।